Hello student, as you know, we just complete our history chapter 3rd, rural life under British India. We already discussed the whole chapter in 7 subunit, and after that we continued our discussion with question answer. First is objective type questions. First question is, how many land revenue system were introduced by British in India? As you know, British wants to rule in countryside, in rural area. Then they invest in the land revenue system, inform the land revenue system. So three type of land revenue system, that is zamindari system, rayatwari system and mahalwari system. Okay, so option is B, three type. Who were the revenue collectors in the permanent settlement system? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में रेवेन्यू कलेक्टर का क्या नाम दिया गया? प्लांटर्स. कहीं भी किसी भी सिस्टम में प्लांटर्स, गवर्नर, जमींदार्स एंड ऑफिसर. तो रेवेन्यू कलेक्टर परमानेंट सेटलमेंट जो थे वो जमींदार थे. जमींदार को ये अधिकार दिया गया, वो रेवेन्यू लेंगे और उसका 1/3 वो खुद रखेंगे. ऑप्शन इज सी. करेक्ट ऑप्शन इज सी. इन दिस प्लेस Gandhiji launched his campaign against exploitation of the indigo planters. Indigo planters के लिए गांधी जी launched his campaign against exploitation. तो only option is बंगाल एंड बिहार, चंपारण, पंजाब और केरला. हालांकि केरला में भी मोफ्लाज वगैरह थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि गांधी जी launched his campaign अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिगो प्लांटर्स. तो इंडिगो प्लांटर्स कहाँ? चंपारण में. सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने कहाँ शुरू किया? तो चंपारण में. फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हिच लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथर्न एंड वेस्टर्न इंडिया? दैट इज कॉल्ड रैयतवाड़ी या मुनरो सिस्टम इन साउथर्न एंड वेस्टर्न इंडिया. ऑप्शन बी इज करेक्ट. द प्लांटर्स ऑफ केरला, who also called Moflas. You know that? Moflas. Option B is. Now we continued and unscramble the letters in the help box and fill the blanks. First is, many zamindars lost their land due to non-payment. ऑप्शन दूसरा दिया हुआ ONNEPY, उसको आप सही कीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा नॉन पेमेंट. Second is, in Mahalwari system land revenue was collected by headmen. गांव के जो मुखिया होते थे, हेडमैन होते थे, वो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे. और देखिए उसको आप अनस्क्रम्बल दिया हुआ, उसको स्क्रम्बल करेंगे तो नॉन हेडमैन मिल जाएगा. आफ्टर बंगाल द ब्रिटिश शिफ्टेड देयर इंडिगो प्रोडक्शन. बंगाल में जब रैयत और नीच जब बहुत ज़्यादा उपद्रव हुआ, इंडिगो कमीशन स्थापित हुआ, तो ब्रिटिश किधर मूव किए? बिहार. चंपारण याद होगा, तो बिहार ऑप्शन होगा इसमें. फोर्थ, केम टू द सपोर्ट ऑफ इंडिगो फार्मर ऑफ चंपारण. चंपारण में किसानों के समर्थन में कौन आए? तो गांधी जी. स्क्रैम्बल करने पे आपको मिल जाएगा. प्रोडक्शन ऑफ सो द ब्रूटल एंड एक्सप्लॉइटिव फेस इन ब्रिटिश इम्प्लीमेंटेशन. देखिए, प्रोडक्शन ऑफ द ब्रूटल एंड एक्सप्लॉइटिव. इंडिगो में जब इन्वेस्ट किया ब्रिटिश ने, तो वहां पे क्या हो गया? बहुत ज़्यादा ब्रूटल एंड एक्सप्लोटिव ये किसानों के साथ किया गया. तो ऑप्शन इज इंडिगो. स्क्रैम्बल कीजिएगा तो इंडिगो. नाउ कम इन द ट्रू एंड फॉल्स. द ब्रिटिश प्रोड्यूस्ड ओपियम इन इंडिया बिकॉज दे वेयर एडिक्टेड टू इट. वो एडिक्टेड नहीं थे, वो व्यापार करना चाहते थे, क्योंकि उस समय में बहुत ज़्यादा मुनाफा था ओपियम में, और इंडिया के ओपियम जो था उसका बहुत ज़्यादा मांग था. तो ये फॉल्स हो गया. सेकेंड वन, द ब्रिटिश
एग्रेरियन पॉलिसी, ब्रिटिश का जो एग्रीकल्चर पॉलिसी था, मेड द इंडियन फार्मर वेरी रिच। कभी नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश को खूब फायदा हुआ, उनको बहुत ज़्यादा, उनके लिए तो वरदान साबित हुआ, लेकिन इंडियन फार्मर के लिए ये बुरा, मतलब कि एक दुख भरा, मतलब वो लैंडलेस लेबर बन गए, तो ये फॉल्स होगा। महात्मा गांधी लॉन्चेज हिज फर्स्ट सत्याग्रह कैंपेन इन अहमदाबाद, अगर चंपारण होता तो बिल्कुल सही होता, तो फॉल्स हो गया। जमींदार्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वेयर मेड हेरिडिटरी ऑनर्स, वो वास्तव में हेरिडिटरी ऑनर्स थे, माने उनके दादा परदादा से वो उनको विरासत में मिला हुआ था, ऑफ द इंटायर लैंड इन द जमींदारी, तो ये आपका ट्रू हो गया। जमींदार ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा वेयर मेड हेरिडिटरी ऑनर इंटायर लैंड इन द जमींदारी सिस्टम में। अब उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, बोलता है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वेयर द ब्रिटिश इंटरेस्टेड इन प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप, यू नो दैट कैश क्रॉप that like is tea, coffee and cotton, these are called cash crop. Why were the British interested in the production of cash crop? Because they get large money. The British interested in the production of cash crop, they were required in Europe. यूरोप में उनकी बहुत ज़्यादा मांग थी उन कैश क्रॉप सबका। प्रोडक्शन ऑफ द कैश क्रॉप enabled the British to make lot of profit, और उस समय में इससे ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा फायदा था, इसीलिए वो चाहते थे कि कैश क्रॉप का जो उत्पादन हो अब वो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा हो। सेकेंड क्वेश्चन, मेक ए लिस्ट ऑफ कैश क्रॉप which enabled the British to make profit, ऐसा कौन सा था लिस्ट आप बताइए कैश क्रॉप का जिससे प्रॉफिट, तो क्रॉप लाइक इंडिगो, कॉटन, टी, रॉ सिल्क, ओपियम, पीपर, मिर्च का और शुगर, ये सब जिससे ब्रिटिश को या कंपनी को बहुत ज़्यादा मुनाफा था, सिर्फ कंपनी को, ब्रिटिश को, न कि इंडियन किसान को। राइट टू वेज इन विच मनी लेंडर्स एक्सप्लॉयटेड द पीजेंट्स, दो वे बताइए जिससे मनी लेंडर्स जो थे वो पीजेंट का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो पहला तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था, तो फर्स्ट वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द मनी लेंडर्स। दूसरा, किसान नहीं भी चाहते थे लोन लेना तो उनको फोर्स किया जाता था, गलत साइन कर दिया जाता था, मतलब अंगूठा जो है वो गलत तरीके से लिया जाता था, गलत अकाउंट वो शो करते थे। तो दूसरा फ्रॉड सिग्नेचर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द ब्रिटिश स्टार्ट ओपियम प्रोडक्शन, ब्रिटिश ओपियम प्रोडक्शन क्यों किए, तो उसके लिए है कि द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओपियम, इंडिया के द्वारा जो उपजाया जाता था उसका बहुत ज़्यादा महत्व था वर्ल्ड में, और व्हिच फोर्स्ड चाइना टू ओपन इट्स डोर टू ब्रिटिश इंडिया, इसके थ्रू वो क्या किए, वो चाइना के साथ व्यापार करने में सक्षम हुए या फिर जबरदस्ती उसके साथ व्यापार किए, तो इसके कारण वो ओपियम उपजाना शुरू किया। और आपको मालूम है कि ओपियम वार भी हुआ, दो ओपियम वार हुआ था। चलिए ठीक है। 5, नेम द टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल अंडर द ब्रिटिश रूल, तो बंगाल में इंडिगो की खेती के समय में दो तरीका, पहला नीच कल्टीवेशन और रैयत सिस्टम, तो नीच कल्टीवेशन और रैयत दो था, हम लोगों ने पढ़ा भी था उसको। ओके, अब शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, देखिए, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज ए बून फॉर द कंपनी बट ए बैन फॉर द पीजेंट, ये लाइन आप याद रखिएगा। और इसी को क्या बोलता है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, एक लाइन लिख दिया कि कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज ए बून, मतलब वरदान साबित हुआ ब्रिटिश के लिए, लेकिन ये बैन फॉर द पीजेंट, किसान के लिए ये बहुत गलत साबित हुआ, दुखद, बहुत ब्रूटल। हम बताएंगे इसके आंसर क्या बोलेंगे कि कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज ओनली बेनिफिटेड फॉर ब्रिटिश एंड ब्रिटिश ट्रेडर्स, बट दीज बेनिफिट डिड नॉट रीच द इंडियन फार्मर्स, फार्मर्स आर ब्रूटली एक्सप्लॉयटेड, बुरी तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। दे बिकम लैंडलेस लेबर, उनका पहला खेत हुआ करता था, अब वो दूसरे के खेत में बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं। दे हैव
नो एनी सेविंग, उनके पास कोई सेविंग नहीं होता था, तो खेती करने के लिए उनको जबरदस्ती लोन लेने के लिए किसके पास जाना पड़ता था? मनी लेंडर्स के पास, जहां पे वो क्या हो गए, जो भी खेत था वो इन साहूकार के पास जमा हो जाता था और एज ए सिंपल लेबर या लैंडलेस लेबर की तरह वो काम करते थे। तो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से कंपनी को फायदा हुआ, लेकिन किसानों का जो स्थिति था वो बहुत बुरा हो गया। स्थानीय स्तर पे बहुत सारे जो किसान के काम होते थे, जो घरेलू उद्योग धंधा थे, कुटीर उद्योग थे, वो सब नाश हो गए। ओके ओके, in next video we discuss more questions in short answer and long answer. Okay, thank you very much.